नमस्कार सभी दर्शकों का आज के इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स पर। जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, और अगर हम बात करें क्यों शुरुआत हुई ब्रिक्स की, और पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का क्या मतलब है भारत के लिए, और इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो ब्रिक्स की जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसमें कौन इस पर भारी पड़ने जा रहा है, भारत या चीन, जैसा कि हमने इस कार्यक्रम का टाइटल दिया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विदेश सचिव, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी। स्वागत है आपका शशांक जी इस चर्चा में। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ये सब विषय चुना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं ब्रिक्स अब जो है इसके कोई मान्यता नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से और नॉन अलाइन मूवमेंट बना था, ग्रुप ऑफ 77 बना था, वो सब खत्म हो गए हैं। अब ब्रिक्स भी जो है अपने खात्मे की तरफ चल रहा है, क्योंकि इतने सारे देश जी। जुड़ना चाहते हैं। तो ये भी अभी 5 से बढ़कर 60-70 का हो जाएगा, धीरे धीरे 100-200 का हो जाएगा, और फिर आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से विश्व के हालात बन रहे हैं, जी। ब्रिक्स ने अपने आप ही एक महत्वपूर्ण भूमिका, अपना महत्वपूर्ण रोल ले लिया है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो हम कहेंगे कि वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ग्लोबल साउथ के देश सोच रहे थे कि किस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कोई भी उनका महत्व नहीं है, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, अधिकतर पैसा उन्हीं को मिलता है, उधार वही लेते हैं और फिर खूब इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन उनका कोई वहां पे महत्व नहीं था, उनका वोटिंग राइट बहुत कम थे, और जो जी। करेंसी उनकी होती थी उसमें भी वैल्यू उनकी बहुत कम होती थी। अधिकतर करेंसी वैल्यू जो है उसमें डॉलर वगैरह की होती थी। तो एक वो था। दूसरा, यूएन में भी अधिकतर यूएन ऑपरेशंस होते थे विकासशील देशों में, लेकिन यूएन में किसका महत्व होता था? खाली विकसित देशों का, या जो परमानेंट मेंबर होते सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें रूस और चीन भी थे। तो इस तरह की भावना जब उठी कोल्ड वॉर के बाद में, तो मैं देख रहा हूँ कि उस समय काफी परिस्थितियां ऐसी बनाई गई। भारत, चीन और रूस ने एक अपना आरआईसी करके एक ग्रुप बनाया मीट करने के लिए कि भाई मल्टीलैटरल सिस्टम में कैसे रिफॉर्म किया जाए, खासकर पॉलिटिकल साइड पर। पैलेस्टीनियन इश्यू होता था और कई सारे मसले होते थे, तो उन पे कैसे ध्यान रखा जाए जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही है। दूसरी तरफ जो रीजनल और इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उस समय काफी नई बननी शुरू हो गई थी। भारत ने भी काफी कई रीजनल और इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने को जोड़ने का प्रयास किया और उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करी। ये सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, आसियान के साथ में मिलने की कोशिश करी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एक भारत ने एक इंटर रीजनल सेटअप भी करा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इप्सा करके। धीरे धीरे हमने देखा कि ब्रिटेन के इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, जो बाद में ट्रेजरी सेक्रेटरी भी बन गए थे, मिस्टर ओनील। उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें कहा कि ये इकोनॉमिक जो फास्ट ग्रोइंग पावर्स हैं, अगर उनको साथ में मिलाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा पूरे दुनिया की इकोनॉमीज के ऊपर। तो मुझे लगता जी। यह है कि उनका मतलब यह नहीं था कि ये देश जो है ये सब बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लगता यह था कि अगर इनको किसी तरीके से साथ में इंटीग्रेट कर लिया जाए विश्व समूह में, तो फिर हम आराम से रह सकते हैं अगले 50-100 साल बिना किसी झगड़े के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये बात जी। शुरुआत हुई थी। एक तो मिनट रुक आपने जाइए। जिस मकसद की बात की कि ब्रिक्स जब शुरुआत हुई, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका साथ आया, तो जो इसकी शुरुआत हुई, क्यों ये इसको शुरुआत की गई और इसका मकसद क्या रहा, किसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है या फिर ये पॉलिटिकल की तरफ भी मुड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ओरिजिनली इकोनॉमिक साइड पे इसको माना जाता रहा था, लेकिन जब से साउथ अफ्रीका जुड़ा है, जी। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि जो भी अफ्रीका के देशों की और साउथ अफ्रीका उनको रिप्रेजेंट करता था, एकदम से पॉलिटिकल इश्यूज में निकल कर आ गया। और दूसरा, क्योंकि रूस और चीन
दोनों, जी, हालांकि उस समय तक 2014 नहीं हुआ था, तब तक क्राइमिया पे जो है रूस के खिलाफ वो सैंक्शंस नहीं लगी थी, तब भी वो G8 का सदस्य था। तो ये लोग सब सोचते थे कि ब्रिक्स के तौर पर पॉलिटिकली जो है वो अपना सपोर्ट बेस बनाएंगे जब डील करेंगे नेटो के देशों के साथ में। तो वो पॉलिटिकल भी वहां पर जो है चल रहा था इस प्रकार से। तो ब्रिक्स जो है दोनों चीजों में हो गया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब हालात ये है फिलहाल के समय में, जिस समय ये मीटिंग हो रही है साउथ अफ्रीका में, दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। एक तो ये कोविड क्राइसिस आया तो उसके बाद में खाली वर्चुअल मीटिंग्स रही, ऑनलाइन मीटिंग्स रही। ये पहली बार मीटिंग होने जा रही है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, बायलैटरल इंटरेक्शंस होंगे, इंक्लूडिंग इंडिया में और चाइना के बीच में भी और बाकी देशों के बीच में भी। तो एक तरीके से कुछ ना कुछ ये जोर रहेगा कि भाई कुछ इसका निर्णय निकल कर आना चाहिए, और साउथ अफ्रीका को भी इसमें मिलाकर चलने के लिए कि उनके नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। तो साउथ अफ्रीका ने सारे अफ्रीका के देशों को बुलाया, आउटरीच टू अफ्रीका करके प्रोग्राम बनाया है। तो उसमें जो है किस प्रकार से उनको साउथ अफ्रीका को भी लगे जो कुछ भी उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं उसको जी, भी पूरे तरीके से ब्रिक्स से कुछ ना कुछ महत्व मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, ग्लोबल साउथ जो है बड़े दबाव में रहा है। रूस चाहता है कि रूस का साथ दिया जाए, नहीं तो देखिए जैसे फूड क्राइसिस हो रहा है कहीं ग्लोबल साउथ के देशों में, वो और बढ़ता जाएगा। नेटो जी। के देश कह रहे हैं डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप है, तो आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट कीजिए। हालांकि यूक्रेन में कोई हमको दिखाई नहीं देती किसी तरह की डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी उनका मानना यह है कि सब ये ग्लोबल साउथ को जो है सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को। तो एक तरीके से ब्रिक्स में जो है ये एक सेफ्टी वैल्व बन गया है जी। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए क्योंकि अगर अकेले अकेले हो तो उनके ऊपर दबाव पड़ सकता है, लेकिन अगर साथ में मिलकर चलते हैं तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि 20-25 देशों ने तो लिख के रिक्वेस्ट कर लिया है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और जी, अनदर 40 से ज़्यादा 20-25 देश जी, और 40 से उसी कहते हैं, वो उसके कह रहे हैं बराबर वर्बली कह रहे हैं कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। जी, तो अब सबको जो दबाव पड़ रहा है हर तरीके से, और जो उनके ऊपर खराब असर पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी का, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी का और तरह तरह के असर, तो वो चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी संस्था के साथ जुड़ें, क्योंकि पुरानी संस्थाएं तो खत्म हो गई हैं। ग्रुप ऑफ जी, 77 भी ऑनलाइन मूवमेंट में मिलते हैं, लेकिन जो महत्व पहले उनका रहता था, क्योंकि नॉन अलाइन कंट्रीज का देखिए, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई डिस्कशन होते थे, अगर नॉन अलाइन मूवमेंट के कंट्री में सदस्य देश किसी भी मसले पर अटक जाए तो ये वर्चुअल वीटो था उनका, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, मेजोरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन आपने इसीलिए ज़िक्र कोशिश करी कि कैसे इसको खत्म करा जाए, तो वो खत्म हो गया धीरे धीरे करते करते। तो सब जी, देशों ने मिलकर कहा कि भाई इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मीट कर लीजिए, बाकी को हर एक को पूरे ग्रुप को अपना भी सब खत्म हो जाएगा। हुँ, तो अब दोबारा से ये संस्थाएं शुरू हुई हैं मदद करने के लिए, अपना ज्यादा चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनको ज्यादा महत्व मिले, उनके जो विचार हैं वो G20 में, संयुक्त राष्ट्र में और हर जगह से जो है पूरे महत्व में आए, और वर्ल्ड बैंक IMF में भी कुछ उनको महत्व मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपना बैंक भी बना लिया है, न्यू डेवलपमेंट जी, बैंक बना बिल्कुल। लिया है। तो हुँ, उसमें भी उनको काफी पैसा मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है, और काफी पैसा उनको लोकल करेंसीज में मिल रहा है। यानी अगर इंडिया कहीं प्रोजेक्ट लगाता है तो उसको वो इंडियन रुपीज में मिल जाता है, दे सकता है वो। हुँ, तो हुँ। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि ये नया जो है चल रहा है, बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, लेकिन पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं और कोशिश हो रही है कि रिफॉर्म्स भी चलते रहे साथ साथ। जी, जिस तरह से शुरुआत हुई थी ब्रिक्स की अ, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए हुई थी और एक तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल हेजेमनी को तोड़ने के लिए, उसे चैलेंज करने के लिए आपने जिस तरह बात की न्यू डेवलपमेंट बैंक की कि हम जो एक डोमिनेंस है वेस्टर्न पावर्स का वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने की कोशिश करें। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 40 से ज़्यादा क्यों इतनी रुचि दिखा रहे हैं? पीछे इसकी वजह क्या है कि ब्रिक्स को जॉइन करना चाहते हैं? देखिए उसमें मैं कहूंगा कि भारत और ब्राजील का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जी, रूस और चीन किसी ना किसी तरीके से अपना चीन का BRI इनिशिएटिव, बहुत उन्होंने पैसा दे रखा है अफ्रीका के देशों में, जी, साउथ अफ्रीका में भी। तो उनकी बेचारे वो देश जो है चीन की बात को टाल नहीं सकते हैं। जी, रूस ने अपने वैगनर ग्रुप्स को सब जगह भेज रखा है,
जी, और कोशिश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से उन देशों को स्टेबलाइज करें और उनको खड़ा करें वेस्ट के खिलाफ। तो वो भी उनकी बात भी टालना मुश्किल रहता है। तो अब वो सोचते हैं कि ब्राजील और इंडिया जिनकी दोस्ती दोनों तरफ से है जी, या तीनों तरफ से है किसी तरीके से, चीन के साथ हमारे जरूर कॉम्पिटिटिव वो है एडवर्सरियल इंटरेस्ट, लेकिन कोई ऐसा अभी खुल के ऐसी बात सामने नहीं आई है जी, हमारी और चीन के बीच में। तो एक प्रकार से वो लोग सोचते हैं, और खासकर जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, डिल्मा हुँ, रूसेफ, वो ब्राजील के पहले प्रेसिडेंट थी। तो वो भी इस प्रकार से जो लैटिन अमेरिकन देश हैं वो भी सोच रहे हैं कि भाई अगली बार हमारे यहाँ इसकी समिट होने वाली है, और उनका अधिकतर ट्रेड डॉलर्स में होता है। तो जब डी जी, डॉलराइजेशन की बात हुई तो जिसमें चीन और रूस तो आगे बढ़े ही बढ़े, ब्राजील बहुत आगे निकल कर आया उस मामले में, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है उनकी, और उसमें वो सब डॉलर्स में लेते हैं, और डॉलर्स में जो है वो फिर अमेरिका से अगर कभी उनके खिलाफ सैंक्शंस लगा दें तो उनको बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक प्रकार से जी, वो समझते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये रूस और चीन, वो तो चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल टाइप की संस्था बन के एक राइवल संस्था बन जाए नेटो के खिलाफ। और देखिए इस समय जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, पॉपुलेशन वाइज तो G7 से ज्यादा है उनकी पॉपुलेशन, 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी, अगर पीपीपी टर्म्स में देखें तो उनकी जीडीपी इस समय G7 की जीडीपी से ज्यादा है। और अगले 20-25 साल में नॉट ओनली पीपीपी टर्म्स, रियल टर्म्स में जहां शेयर जो है G7 का रह जाएगा 15%, इन लोगों का जो है शेयर पहुंच जाएगा 40%, और हो सकता है 50% से भी ऊपर पहुंच जाए अगर कुछ और देश जी हमारे ब्रिक्स के साथ में जुड़ जाते हैं तब तक। तो एक प्रकार से जो है बिल्कुल ही मामला उल्टा होने वाला है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी बात हो कि नए डिविजन्स निकल कर आए। तो इसलिए जी, भारत चाहता है, ब्राजील चाहता है कि भाई ठीक है, एक्सपेंड करना है तो कोई ना कोई हम रूल्स बनाएं किसी तरीके से। और खासकर जो हमारी संस्थाएं हैं जहाँ पे जो मदद कर रहे हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है या और संस्थाएं हैं जो उसकी ब्रिक्स की, उसमें पहले जुड़े। कई देश जुड़ भी गए हैं। और जो हमारे प्रायोरिटीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे भारत काफी कोशिश कर रहा है कि जो हमारी भारतीय करेंसी है वो हमारे जी, बायलैटरल ट्रेड में कम से कम इस्तेमाल ज्यादा हो। तो जी, इस तरह का अगर और देश मानते हैं तो उनको प्रायोरिटी दें। जो हमसे, जैसे यूएई ने अभी हाल में हमसे एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई वो जी, जो हमारे आप बायलैटरल होंगे, ऑयल परचेजेस होंगे, कुछ होंगे, वो इंडियन करेंसी में होगी। तो हुँ, नेचुरली हमारा ध्यान थोड़ा रहेगा कि भाई ऐसा देश ज्यादा आना चाहिए ब्रिक्स में, बजाय इसके कि ऐसे देश आए जो भारत को हर जगह रोकता रहे। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये मसले हैं, महत्वपूर्ण मसले हैं। बातचीत चल रही होगी, शेरपास बात कर रहे हैं, और जब हमारे विदेश मंत्री स्तर पर बात होगी और राष्ट्राध्यक्ष अशोक स्तर पर बात होगी, तो जरूर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अच्छा हल निकल कर आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत इस पे वीटो लगा देगा किसी तरीके की, क्योंकि कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मैं जी, समझता नहीं हूँ कि भारत जो है सब देशों के खिलाफ जाके कहेगा कि नहीं। लेकिन फिर भी भारत और ब्राजील को कोई ना कोई एक ऐसा बैलेंस वहां देना होगा ताकि हम विश्व के अंदर ज्यादा राइवल ब्लॉक्स ना बनाएं। कोशिश करें कि यूक्रेन का हल भी निकले पीसफुल तरीके से, लड़ाई बंद हो। और इसी तरीके से जो फूड ग्रेन्स वगैरह या जो फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट्स वगैरह रुके हुए हैं वो भी किसी तरीके से आगे चल पड़े। और जो ये लोकल करेंसीज में सब अपना काम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी आगे बढ़त हो। ब्रिक्स की एक करेंसी की बात चलती है, वो मैं समझता हूँ कि वो रूस और चीन ज्यादा जानते हैं, क्योंकि चीन की तो करेंसी बहुत मजबूत हो गई है। जी, तो अगर कोई रिजर्व करेंसी बनती है ब्रिक्स की तो उसमें चीन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होगा। रूस का ये है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगी हुई है, तो उनको तो डॉलर में कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है। तो उनका भी इंटरेस्ट है क्योंकि ब्रिक्स की रिजर्व करेंसी बन जाए। जी, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये ज्यादा जोर पड़ता है इस बात पे भी, तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि क्या इस पे किसी सूटेबल स्टेज पर इसको आगे देखने का कि क्या इसके फायदे हैं, नुकसान है। क्योंकि बैंकर्स को जो है, बैंकर्स बड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं। जी। वो आसानी से निर्णय ऐसी नहीं लेते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया तो चल पड़े उस दिशा में। जी, जिस तरह बार-बार ये बात हो रही है कि ब्रिक्स देशों के बीच और इस अब की बार जो मीटिंग होने जा रही है, समिट होने जा रहा है, उसमें बात हो रही है और जो हम करेंसीज़ की बात कर रहे हैं कि 2 देशों के बीच में जब ट्रेड हो,
तो उनकी म्यूचुअल करेंसीज में ट्रेड हो। अब ऐसे में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? क्योंकि क्या ऐसा होगा अगर 2 देशों के बीच में उनकी करेंसीज में ट्रेड होगा और डॉलर में नहीं होगा, तो क्या इसके कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हो सकते हैं कुछ नहीं, इससे? बिल्कुल चैलेंज है, बहुत जबरदस्त चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि डी ग्लोबलाइजेशन का फेज चल रहा है। जी, डेमोग्राफी मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में नेगेटिव रेट पे जा रही है, तो मार्केट तो खुल नहीं रहे हैं कहीं। और कोविड की वजह से जो पुरानी सप्लाई चेन्स थी वो भी थोड़ा डिसरप्ट हो गई हैं। तो इसलिए जो भारत का मार्केट है वो तो मैं कहूँगा कि बहुत ही एक्सेप्शनल है इस मामले में, कि जो हमने सेल्फ रिलायंस का मसला लिया है, तो ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, खाली ये है कि हम सप्लाई चेन्स में ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि एक्सपोर्ट मार्केट से भी जुड़ेंगे, इंपोर्ट मार्केट से भी, लेकिन कंप्लीटली रिलायंस जो है दूसरों के ऊपर नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि भारत इस मामले में थोड़ा सा अलग है। जी। अब साथ ही ये भी बात आती है कि जो ब्रिक्स देश साथ आए, वो वेस्टर्न जो पावर्स हैं या यूएस है, उनकी दादागिरी को चुनौती देने के लिए साथ आए। अब ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन किसको प्रमोट कर रहा है? क्या चाइना कुछ खास कंट्रीज़ को प्रमोट करना चाहता है? और क्या इसके पीछे उसके पॉलिटिकल रीज़न है? क्या वो एक तरह से भारत की जो ताकत है इस प्लेटफ़ॉर्म पर, उसे बैलेंस करने की कोशिश में दूसरे देशों को आगे लाना चाहता है? कौन-कौन से देशों को जो चाइना है वो प्रमोट कर रहा है? कौन से देश किसको प्रमोट कर रहे हैं इस नहीं, प्लेटफ़ॉर्म पे? इसमें मैं समझता हूँ कि चीन की खास करके अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वही प्रायोरिटीज ग्लोबल साउथ की हों। जी। जैसे हम बात करते रहे हैं, जो G20 के लिए हमने जो है, हुँ, जो कुछ भी हमने सम रिजल्ट निकाला है ग्लोबल साउथ की फीलिंग्स का, तो उसमें तो एक विमेन एम्पावरमेंट की बात आज निकल कर आती है, जी, यंग लोगों के स्किल डेवलपमेंट की बात निकल कर आती है, डिजिटाइजेशन की बात आती है, और बात आती है कि किस तरीके से हमारे जो स्किल सेंटर्स और सब तरह के लोगों को सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी और हर तरीके से जो है, क्योंकि एनर्जी यूसेज जो है बढ़ना चाहिए इन कंट्रीज में। तो हम समझते हैं कि ये भारत जो है वो कुछ ना कुछ नए दिशा से दिखा सकता है, और साउथ ये ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज हैं उसको हमको आगे लेकर चलना है, और उसी को भारत को दिखाना होगा कि हम लोग जो है खाली इसको पॉलिटिकल ग्रुपिंग के तौर से ना देखें, बल्कि इस तौर से देखें कि ग्लोबल साउथ का और जो बाकी ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग हल करने में मदद कर सकते हैं। तो चीन और रूस की बात भी ऐसा नहीं है कि हम टाल दें पूरे तरीके से, जी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्लोबल साउथ की। सेकंड प्रायोरिटी को हम देख सकते हैं कि भाई यूक्रेन का मसला, G20 में हम उसको नहीं ले सकते इतने आसानी से, जी, लेकिन ब्रिक्स में उसको ले सकते हैं संभलने के लिए। और मैं कहता हूँ कि क्यों ब्रिक्स को बढ़ाने की तो बात है ही। जैसे G7 कभी कभी अपने मीटिंग्स में जी। भारत जैसे दो देशों को बुला लेते थे, अभी भी बुलाते हैं। तो क्यों ना हम कभी ऐसा कहें, जैसे फ्रांस कहता है कि मैं आने को तैयार हूँ और आप मुझे बुलाते हो, या ऐसे ऐसे और कोई डेवलप्ड देश हैं जो कहें कि हुँ, नहीं हम ब्रिक्स के साथ में मिलकर बढ़ना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि भाई न्यू कॉलोनियल पॉलिसीज फॉलो मत कीजिए, आप अपने जो है सब पे इम्पोज मत कीजिए सारे के सारे अपने सारी प्रायोरिटीज। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। हम बीच में एक आउटरीच सेशन आप लोगों के साथ भी कर सकते हैं, तो ब्रिक्स को जो है एक नई प्रायोरिटी और नई फील्ड और मिल सकता है अपने इंटरेक्शन के लिए। क्योंकि अभी अभी जी, इनिशिएटिव हैं, साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव है, चीन का इनिशिएटिव है, सऊदी अरेबिया का है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का। लेकिन अगर ब्रिक्स के तौर पे से निकल के जाता है तो G20 में हमको मदद मिलेगी, कि वो कहेंगे कि ये तो आपने वहां टेकअप कर ही लिया, अब G20 को क्यों खत्म कर रहा हो। जी। तो आपको क्या लगता है कि एक ग्लोबल साउथ के अगुवा देश के तौर पर भारत जो साझेदार देश हैं ग्लोबल साउथ के, उनको साथ लाकर क्या हासिल कर सकता है? हम सोचते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रेस है ग्लोबल साउथ के लिए। हमको ये हार नहीं माननी है कि इस समय जो है तकलीफें बहुत हैं, डेवलपमेंट्स के लिए बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सब जगह जो है इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, सप्लाई चेन्स रुकी हुई हैं। भारत के मसला अलग है, तो हम जी, सबको नहीं सब सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक नेक्स्ट समिट होती है ब्रिक्स की, तब तक कुछ ना कुछ प्रपोजल्स ऐसे चलते रहें
कि अगले बार में उसको जो है पूरे तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स को जो है लॉन्ग टर्म हमें अपना एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखना है, और जो भी निर्णय लिए जाएं, चाहे करेंसी के बारे में हो, चाहे इसके न्यू मेंबर्स के बारे में हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अपने और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, इन सब में बहुत ध्यान से ये रुक के चलना है कि भाई लॉन्ग टर्म में हमको विश्व को साथ में मिलाकर चलना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज हैं उनको पूरे तरीके से आगे रेखांकित करना है। जी, और भारत की इसमें क्या बड़ी भूमिका हो सकती है? और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या भारत अपने आप को, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, अगर उसको हम और एक्सपैंड करें तो ग्लोबल साउथ के एक अगुवा देश के रूप में खुद को, भारत के जो लार्जर एफर्ट्स हैं, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश के तहत क्या ये प्लेटफ़ॉर्म एक इम्पोर्टेंट मंच हो सकता है? भारत ने अभी तक जैसे G20 पे ज्यादा महत्व दिया था, क्योंकि G20 जी, की मीटिंग नेक्स्ट मंथ में भारत में होने वाली है। तो भारत ने कोशिश करी थी कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ के सारी फीलिंग्स को इसमें आर्टिकुलेट किया जा सके। और G20 चूंकि ये मोर इकोनॉमिक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल नॉन सिक्योरिटी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ज्यादा दिया जाए, महत्व दिया जाए। हमने साथ ही साथ भारत के अंदर भी पूरे भारत को इसमें जोड़ने की कोशिश करी, ताकि भारतवासी समझ सकें कि जी, पूरा विश्व एक है। तो जो अगर हम कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम है, तो हम पूरे भारत को भी साथ में मिला के चलें। लेकिन लगता ये था कि जो पिछली मीटिंग्स हुई हैं कि G20 में पॉलिटिकल एजेंडा बहुत हावी होने वाला है। तो भारत के लिए मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि ब्रिक्स जो है ये एक हमको ग्राउंड देता है, जिसमें इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी सब रेज किए जा सकते हैं। और हम उनसे कह सकते हैं कि भाई ये मसले अगर आपको डिस्कस करने हैं तो हम ब्रिक्स का एक आउटरीच सेशन अलग लगा सकते हैं, यूक्रेन वगैरह के बारे में, या ऐसे इश्यूज के बारे में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो आप यूएन में नहीं कर पा रहे हो, तो उनको इसमें हम टेकअप कर सकते हैं। तो क्या भारत के अगर अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और मजबूत हो रहे हैं ट्रेड में या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, अब ऐसे में क्या ब्रिक्स के लिए क्या भारत अमेरिका का साथ छोड़ देगा? नहीं, वो देखिए, ये रूस और चीन शायद चाहेंगे कि हुँ, भारत डिसाइड करे कि या ये या वो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ जब हमने ज्वाइन किया है तो हम ये ज्वाइन इसलिए नहीं करा है कि भारत पाकिस्तान को रिप्लेस करके अमेरिका का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस अलाई बन जाएगा, नेटो के टाइप से या कोई और ऑकस्ट के टाइप से। अभी नहीं बन सकता, आगे अगर धीरे धीरे बात बनती है। लेकिन भारत की अपनी एक पर्सनैलिटी है। अब वो जी, पर्सनैलिटी है कि जो हमारे दक्षिण एशिया के लोग हैं, हम सबको साथ में मिला के चलना चाहते हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लोग हैं, सबको साथ में मिला के चलते हैं। हमारे जो भारतीय भारतवंशी हैं, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, और विश्व में जहाँ कहीं भी गए हैं वो सांस्कृतिक पहचान छोड़ के गए हैं। हर जगह उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो भारत चाहता ये है कि अमेरिका के एक तरीके से पिछलग्गू बन के हम ना जाएं, लेकिन अमेरिका के साथ में मिलकर हम कोशिश करें कि जो वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो वहाँ पर वो अपने उनके कैपेबिलिटीज हैं, उनको इस्तेमाल करा जाए बाकी देशों के लिए भी इस्तेमाल करने में। और जो झगड़े इस समय बढ़ रहे हैं, खासकर चीन और रूस के साथ में, वो ऐसे जी, स्टेज पर ना पहुंच जाए कि जो न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा से रहा है और उसको लोग कोशिश करते रहे किसी ना किसी तरह से उसको डिले करते रहे, और डिले करने की वजह से इस बीच में बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि डिले की बात नहीं है, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि पॉजिटिव डिसीजंस निकल कर आए टू फाइंड ए पीसफुल सॉल्यूशन इन द मीन टाइम। और एंड जो वी शुड सबसे पुल बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस। हाँ जी, वी शुड पुल बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस। जी, और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल चल रहा है कि जो आज पूछा भी गया, जिसके जवाब में MEA की ब्रीफिंग में कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिला कि क्या चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट के दौरान क्या मुलाकात होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि होगी। जिस प्रकार से अभी हाल में हमने देखा है कि दोनों देशों के जो अलग अलग डिप्लोमेट्स हैं, तो जो पहले बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स रीड आउट्स दिए जा रहे थे मीटिंग्स के, अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है उसमें आपस में नजदीकी लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जैसे LAC पर
हमारे लोकल कमांडर्स की, सीनियर कमांडर्स की, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, तो 2 मीटिंग्स रखी गई हैं। तो कोशिश करिए किसी तरीके से अपना अपना ऐसा स्थिति लेकर आए ताकि जो टॉप लीडर्स हैं वो किसी तरीके से हमारे आपस के रिश्तों को बिल्कुल खराब होने से बचाएं। थोड़ा कोशिश करनी चाहिए दोनों तरफ से कि चीन जो है बिल्कुल एडवर्सरी की तरह से नहीं देखा जाए, नहीं तो फिर हम सोचते हैं कि फिर ये बात रहेगी कि ताइवान में पहले अटैक करना चाहिए चीन को या पहले भारत का नुकसान करेगा। हम वो नई स्थिति नहीं चाहते हैं। हम चाहते ये हैं कि एशिया के कई देश चाइना को वो निर्भर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा फ्रेंडली बने, ज़्यादा प्लायबल बने टू टेक इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। और भारत के इंटरेस्ट अगर वो नहीं ले सकते हैं तो किसी और के कैसे लेंगे? अगर भारत को ही दबाने की कोशिश करते रहेंगे तो बाकी छोटे देश तो बेचारे कहेंगे कि ये तो हमको बिल्कुल दबा देगा। जी। तो तो मीटिंग हो सकती है। जी, इस पूरी चर्चा पे आपके कंक्लूडिंग कमेंट। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण ये वो है, संस्था है। इसको हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना इसको महत्व देना चाहते हैं, कितना इसको आगे भूमिका हम इसकी बढ़ाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई संस्थाएं बनाई पास्ट में, जी। वो खत्म हो गई, काम नहीं बना। लेकिन उससे कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि दुनिया जो है विश्व बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण हो गया है या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने लग गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब ये नई संस्थाएं बनी हैं कुछ, इसमें कोशिश होनी चाहिए कि जिसमें भारत का ज़्यादा रोल है, तो भारत की जो व्यक्तित्व है, भारत की जो संस्कृति है, जो हमारा इस समय तक पूरा योगदान रहा है एज ए भारतीय जी। या एज ए भारत, वो पूरे तरीके से हमको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि उसकी पहचान हो रही है। पहले पहचान नहीं थी, पहले हम गुम हो जाते थे सब जगहों में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी, एम्बेसडर शशांक, भारत के पूर्व विदेश सचिव, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, हमसे बात करने के लिए और ब्रिक्स समिट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, हमें बताने